हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं हूँ टारगेट गुरुकुल से। ठीक है, हम CUET UG का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, इस कड़ी में हम आज 2022 का हम पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी आगे कई सारे पेपर्स को हम सॉल्व कराने का काम कराएंगे। ठीक है, सेट नेम है HIS 05। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर CUET UG के बच्चों के लिए भी और CUET PG के लिए भी, और जो लोग भी अन्य एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं जैसे बैचलर्स का या मास्टर्स का, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो CUET UG होता है और CUET PG होता है, ये पूरा का पूरा किस पे बेस होता है? ये पूरा का पूरा बेस होता है NCERT पर। तो आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे वो टोटली क्या होंगे? NCERT पे बेस होंगे। ठीक है, मास्टर्स लेवल में क्या होता है, चीजें वही होती हैं, बस उसका जो लेवल होता है वो हल्का सा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, आपको याद करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीजें। हिस्ट्री में आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, एक टॉपिक के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ता है। ठीक है, कई सारी चीज़ों की हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाते हैं, रिपोर्ट्स को हम देखने का काम करते हैं, कई सारे लोग की पब्लिशंस पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ने का काम करते हैं। तो मास्टर लेवल पर जो चीज़ें होती हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाती है? टफ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, आप हमारा CUET UG का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके टारगेट गुरुकुल का आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारा जो बैच है उसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, दो ऑप्शन होंगे वहाँ पे, एक सेमेस्टर एग्जाम होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। आप एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे और CUET UG के लिए आप क्या करेंगे? कोर्स को बाय कर लेंगे। ठीक है, तो उसका आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर है। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए, सबको दिख तो रहा है ना? प्लीज, हाँ, चलिए। द हड़प्पा प्रोकर्ड लेपिस ल्यूजिली अ ब्लू स्टोन फॉर्म। एक हड़प्पा में एक चीज पाई गई जिसको कहा जाता है लेपिस ल्यूजिली। क्या कहा जाता है? लेपिस ल्यूजिली। ठीक है, ये बेसिकली पेपर ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, सो सॉरी फॉर दैट। अगली बार जो पेपर आएगा वो आपको बायलैंग्वेज मिलेगा। ठीक है, तो इस बार आप बस एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से इतने पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए, लैपिस ल्यूजिली क्या है? एक तरह का ब्लू स्टोन है। अब ये पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट से लैपिस ल्यूजिली पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखो, नागेश्वर, शॉटुगई, बालाकोट, लोथल। तो कहां से पाया गया है? अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा शॉटगई। क्या होगा इसका आंसर? शॉटगई होगा। शॉटगई कहां पे है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, एक और जगह से पाया गया है, वो भी यहीं पे है, जिसको बदकशा कहा जाता है। बदकशा कहा जाता है, बदकशा से भी लैपिस ल्यूजिली का एलिमेंट पाया गया है। ठीक है, अगर इंडिया में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू स्टोन है, जैसे इंडिया में देखें गोल्ड माइंस कहाँ पे हैं, तो गोल्ड माइंस कर्नाटक के कोलर में है। तो उसी प्रकार से ब्लू स्टोन कहाँ पे पाया जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वो पाया जाता है शॉटगई में, जो कि अफगानिस्तान में है, और इसके साथ साथ एक और जगह इसका नाम है बदकशा। बदकशा में भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी सेंट्रल एशिया का एक प्रोविंस है, आप चेक कर लीजिएगा कंट्रीज की। चलो, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो पहले डायरेक्टर जनरल ASI के हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आपसे पूछा जाए ये कब बने थे, अगर ईयर आपको याद आ रहा हो तो 1871 में बने होंगे थे। ठीक है, कई जगह 1875 भी लिखा रहता है, लेकिन 1871 ज्यादा सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कौन है, ठीक है, फर्स्ट तो आपने बता दिया सर, सेकंड कौन है वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन चलो नाम लिख लेना, जेम्स बर्गसिस नाम था इनका। क्या नाम था? जेम्स बर्गसिस। ठीक है, इनके बाद एक और आएंगे, फिर उनके बाद आएंगे सर जॉन मार्शल, जो 1902 से लेकर 1928 तक डायरेक्टर जनरल रहेंगे ASI के। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला है, आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, एक बार मैंने देखा था। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दे देगा,
और 5 डायरेक्टर जनरल के नाम दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है, मतलब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करो, सेट करो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बनते हैं, ठीक है, तो आप तैयार कर लीजिएगा वो भी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द एविडेंस नॉट कंसिडर एज अ प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन कल्चर। कौन सी ऐसी चीज है जो हड़प्पन कल्चर में एग्रीकल्चर टूल के रूप में नहीं आती है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर टूल के रूप में नहीं आती, ऐसी कौन सी चीज है जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर टूल के रूप में नहीं आती है, ठीक है, तो टेराकोटा बुल से हमें पता चलता है, ठीक है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लस बनावली कालीबंगा में हमें मिले हैं, ग्रिड पैटर्न ऑफ स्टील, ट्रेसेस ऑफ कैनास एट शॉर्ट गई, ठीक है, ट्रेसेस मिले हैं शॉर्ट गई में कैनास के। इन तीनों चीजों से एग्रीकल्चर के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है जिसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, जो स्ट्रीट है वो ग्रिड पैटर्न पे है, इससे हमें पता नहीं चलता कहीं भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये तो भाई स्ट्रीट का डिस्क्रिप्शन दिया है ना, वहां पे जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा या जो इंडस वैली की जो साइट्स थी वहां पे जो स्ट्रीट था उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, ये किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से लिंक नहीं है। ग्रिड पैटर्न क्या होता है सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, जब सब एक समकोण पे एक दूसरे को चीजें काटती हैं तो ये जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को कहते हैं ग्रिड पैटर्न। आप जान रहे होगे ना ये ग्रिड पैटर्न, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मजा आ रहा है कि नहीं? जो भी लोग इस वीडियो को देखें, आपसे 3 रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड several thousand copper coins issued by the, तो आर्कोलॉजिस्ट ने बताने का कोशिश किया है कि सेवरल कॉइन्स कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, सेवरल कॉपर कॉइन्स कहाँ पे मिलते हैं, तो सेवरल कॉपर कॉइन्स इशूड कहाँ पे होते हैं, ठीक है, किसके काल में इशू हुए हैं, कुषाण, रोमन्स, यदवास या मौर्यास, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा कुषाण। सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन्स मिले हैं कुषाण के काल में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, कई सारे स्टेट पीसीएस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन बन गया जो कि इसमें पूछा गया है। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, अगर पूछा जाए पहली बार गोल्ड कॉइन, प्योर गोल्ड कॉइन किसने चालू किया, फर्स्ट रूलर कौन था जिसने प्योर गोल्ड कॉइन चालू किया, ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम था विम कटफिशिस। क्या नाम था, विम कटफिशिस नाम था। इन्होंने सबसे पहली बार क्या स्टार्ट किया, फर्स्ट गोल्ड कॉइन, प्योर गोल्ड कॉइन भारत में क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो कॉपर कॉइन का भी आंसर कुषाण होगा और विम कटफिशिस, और इसका जो आंसर होगा प्योर गोल्ड कॉइन वाला, उसका आंसर क्या होगा, विम कटफिशिस। विम कटफिशिस भी कुषाण डायनेस्टी के ही रूलर हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, मुझे लगता है ये फाउंडर है या ये नहीं भी हो सकते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुषाण डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन है, कनिष्क है। कनिष्क को तो भाई सब लोग जानते हैं ना, कनिष्क का तो नाम ऐसा तो नहीं है ना कोई कनिष्क को नहीं जानता, कनिष्क को तो सभी जानते हैं, ठीक। चलो एक ये वाला क्वेश्चन लिख लेना, और अगर वो वाला ऊपर वाला पूछेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर नया क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे बनाएगा, ठीक है। चलो Who among the following rulers adopted title of देवपुत्र, किस रूलर ने देवपुत्र या सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटे का उपाधि धारण किया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए प्रियादसी का उपाधि किसने धारण किया, ठीक है, प्रियादसी, ठीक है, अगर प्रियादसी का टाइटल ऑक्युपाई किया था अशोक ने, सभी जानते हैं, ठीक है, किसने किया था, अशोक ने किया था, ठीक है। इनको बिलव्ड ऑफ गॉड भी कहा जाता, अशोक को बिलव्ड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है देवपुत्र का टाइटल किसने लिया था, देवपुत्र का टाइटल लिया था किसने, कुषाणों ने लिया था, और कुषाण के जो शासक थे जिनका नाम था कनिष्क, उन्होंने टाइटल लिया था किसका, देवपुत्र का।
किसका लिया था टाइटल? देवपुत्र का। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इसको देवनम प्रिया भी कहा जाता है, प्रियदर्शी या देवनम प्रिया। ठीक, अशोक को कहा जाता है। दोनों टाइटल किसको दिया गया? अशोक को दिया गया, देवनम प्रिया और प्रियदर्शी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, नेम द चाइनीज ट्रेवलर स्कॉलर हु विजिटेड द पाटलिपुत्र सिटी इन 7th century CE। ठीक है, और वहां पर उसने पाया कि बहुत स्मॉल पॉपुलेशन के सबूत बचे हुए हैं। तो वो कौन सा ट्रेवलर था जो 7th century में आया था? अब क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझो। चाइनीज ट्रेवलर है पहली बात तो, ठीक है, और ये 7th century में आया। 7th का मतलब क्या होता है? 7th का मतलब होता है 600 से लेकर के 699 AD तक के काल में आया है, इसी को 7th century कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये काल किसका था? अगर आपको याद आ रहा हो, ये काल था किसका? 605 से 647 तक कौन थे? हर्ष थे। तो हर्ष के काल में कौन आया था? आपने ह्यूनसांग का नाम सुना है? ये है ह्यूनसांग। तो ह्यूनसांग आया था हर्ष के काल में। ठीक है, और ह्यूनसांग किसके काल में आया था? हर्ष के काल में आया था, हर्ष। ठीक है, हर्ष के काल में आया था। इसने किताब लिखी थी बहुत फेमस, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है सियूकी, सभी जानते हैं। ठीक है, सियूकी में भारत को किस नाम से लिखा गया है? सियूकी में भारत को लिखा गया है इंतु नाम से। किस नाम से लिखा गया है? इंतु नाम से लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, सियूकी में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो इंतु नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके काल में आया था? ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नाम को, हिंगसान, हिंगसान। ठीक है, ये ऐसे भी नाम लिखा जाता है। तो अगर ये लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, दोनों ही नाम सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब लिख लेना यार। ठीक है, उसने कुछ र्यून्स पाए, कुछ अवशेष पाए स्मॉल पॉपुलेशन के पाटलिपुत्र में। किसने पाया? ह्यूनसांग ने पाया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, मनुस्मृति किसने लिखी है? मनु ने लिखी है। मनु कौन थे? जो पहले इंसान थे जिनका बर्थ माना जाता है, ठीक है, अर्थ पर, वो क्या कौन थे? मनु थे। मनु को फर्स्ट लॉ गिवर भी माना जाता है, और मनु ने एक किताब लिखी थी जिनका नाम है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। तो ये जो किताब है ना मनुस्मृति, ये क्या बता रही है? ये बुक है लॉ गिवर की, बुक ऑफ लॉ गिवर। ठीक है, ये इंडियन लॉस के बारे में बताती है, हिंदू लॉस के बारे में बताती है, नियम कानून समाज में क्या होना चाहिए, जुडिशियल से रिलेटेड नियम कानून क्या होने चाहिए, किसी ने अगर कोई गलती कर दी तो आपको क्या सजा देनी है, वो हिंदू लॉस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर द एक्वायर्ड वेल्थ। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो वेल्थ एक्वायर करने के लिए मनुस्मृति में नहीं बताई गई है? कौन सी ऐसी चीज है? ऑप्शन देखिए, कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, स्टीलिंग, इनहेरिटेंस। कॉन्क्वेस्ट मतलब कि कॉन्क्वेस्ट मतलब किसी से लड़ाई करना, मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब बचत करना, स्टीलिंग मतलब होता है चोरी करना, इनहेरिटेंस मतलब होता है अपने पिता की जो चीज है उसको फिर से ऑक्युपाई कर लेना। अगर आपके पिता की डेथ हो जाती है तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो आपकी हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। सॉरी, मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टीलिंग, चोरी। चोरी का कोई भी डिस्क्रिप्शन मनुस्मृति में नहीं लिखा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ गिवर भी मनुस्मृति को कहा जाता है, मनुस्मृति को फर्स्ट लॉ गिवर मनु को कहा जाता है इसमें। ठीक है, फर्स्ट लॉ गिवर कौन है? मनु है। ठीक है, बुक ऑफ हिंदू लॉस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, चलो। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति इंडोगैमी रिफर्स टू द मैरिज। देखो, दो टाइप की मैरिज होती है, एक होती है इंडोगैमी, एक होती है एक्सोगैमी। अब इसको याद कैसे किया जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग याद नहीं कर पाते हैं। देखो, एक इंडोगैमी होता है, एक एक्सोगैमी होता है। ठीक है, तो इंडो मतलब घर के अंदर। ठीक है, तो विथिन द किंग एंड कास्ट ग्रुप, ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है। विथिन द किंग मतलब अपने ही घर में, अपने ही कास्ट में जब आप शादी करोगे उसको क्या कहोगे? इंडोगैमी कहोगे। लेकिन आप अपने कास्ट से बाहर शादी करोगे तो उसको क्या कहोगे? एक्सोगैमी कहोगे। क्या कहोगे उसको? एक्सोगैमी। ठीक है,
आउटसाइड द किन और द कास्ट ग्रुप इज कॉल्ड एक्सोगैमी। एक्स क्या होती है? एक्स हमेशा बाहर होती है, ठीक है। तो जो क्लैन है उसकी क्या होती है? बाहर होती है। ऐसे आप याद कर सकते हो, मैं जिस तरीका बता रहा हूं, ठीक है, याद करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है सीयूटी यूजी में, 3 साल का पेपर देखोगे तो लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, हर साल, ठीक है। आपको हर सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा, इंडोगैमी क्या होता है, एक्सोगैमी क्या होता है, ठीक है। और मैरिजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है। Select the strategy adopted by the Brahmins to enforce the norm of the right occupation. Right occupation को लेकर के ब्राह्मण्स ने क्या कहा ऋग्वेद वैदिक एज में बताना है, ठीक है। They asserted through hymens in the Rigved that the word was of divine origin. ये पॉइंट सही है, वर्ण जो है वो डिवाइन ओरिजिन है, सही है। They advised kings to ensure that these norms were followed within their kingdoms. ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। ये जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज हैं, वो क्या होंगे? अपने किंगडम के अंदर सभी लोग फॉलो करेंगे। दे अटेम्प्ट टू परस्यू पीपल दैट देयर स्टेटस वर डिटरमाइन देयर मेरिट। गलत है, उनका स्टेटस उनके मेरिट पर बिलोंग नहीं करेगा। मेरिट का मतलब क्या होता है? काबिलियत होती है। जैसे आपके अंदर कोई काबिलियत है, आप बहुत अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल छतरी क्लैन में पैदा हो गए, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छे आता है, ठीक है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते कभी भी, ठीक है। ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहेगा, तो वही लिखा है। They attempt to pursue people that their status were determined by their merit। ये पॉइंट जो है वो गलत है, मेरिट के बेस पे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, they never attempted to enforce anything, it was just that people choose their occupation। they never attempt enforce anything, it was just that people choose their occupation। गलत है। आप एक वर्ण में पैदा हुए, जिस वर्ण में आप पैदा हुए आपको वही काम करना है, ठीक है। आप अपने वर्ण से हटकर कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी सही हो जाएगा। तो ए और बी कहाँ पे है? 4 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो, बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ज्यादा ही इसको। चलिए, Who among the following visited Amravati and collected several sculptures, panels, took them to the Madras? ठीक है, कौन सा आदमी था जिसने अमरावती में कई सारे स्कल्पचर्स, पैनल्स को फाउंड किया और उसको मद्रास ले गया, ठीक है। मद्रास को क्या कहा जाता है? मॉडर्न डे के मद्रास को चेन्नई कहा जाता है, चेन्नई ले गया। कौन वो इंसान था? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो आप आंसर दे देंगे। इसका आंसर है वॉल्टर इलियट। क्या आंसर इसका होगा? इसका आंसर होगा वॉल्टर इलियट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। वॉल्टर इलियट ने ये जो एक्सकैवेशन है वो 1845 में किया था। किस ईयर में किया था? 1845 में किया था। ईयर भी आप याद रखो, ईयर भी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि सांची स्कल्पचर्स और उनका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ठीक है। ये गौतम बुद्ध चैप्टर से, बुद्धिज्म से आया है, ठीक है। तो इम्पिटी सीट का क्या मतलब होता है? देखो, पहले जो मुझे आ रहा है मैं वो मिला दे। तो व्हील का ऑप्शन है क्या? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कहाँ पे हुआ? सारनाथ में हुआ, सभी जानते हैं। फर्स्ट सरमन बुद्धा का कहाँ पे हुआ? सारनाथ में हुआ, ठीक। तो व्हील का इससे मिल गया, ठीक है। इम्पिटी सीट जो बेसिकली है, इम्पिटी सीट से इससे मिल गया, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा से मिल गया, ठीक है। एलिफेंट का मिल गया इससे, स्ट्रेंथ एंड विजडम से मिल गया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मिलाओ। ए का 4, ए का 4 कहाँ पे है भाई? ठीक है। बी का 3, ठीक है, बी का 3 भी मिल गया हमारे पास। डी का 2, डी का 2 भी मिल गया, और सी का 1 हो जाएगा जब ये सारे है। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शैल भंजी का क्या होता है? ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजों को मिलान कर लिया। क्वेश्चन बुद्धिज्म से था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुद्धिज्म। चलो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा देख लेना आप। चलो अब एक टफ क्वेश्चन, सांची स्तूप के बारे में पूछा है कि सांची स्तूप किस तरह से सरवाइव कर पाया है। ये फिर से ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है, बेस पूरा का पूरा। आपने सांची स्तूप पढ़ा एनसीईआरटी में तो आप इसका आंसर दे देंगे। और एनसीईआरटी कौन सी क्लास की? 12th की, ठीक है। चलो, द डिसीजन ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम की बेटी हुआ करती थी, उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, ठीक है।
ये जो थे ये लोग रूलर थे भोपाल के, रूलर ऑफ भोपाल। ठीक है, तो पहला वाला जो पॉइंट है वो तो भाई सही हो गया, पहला पॉइंट सही है। द गुड लक इन एस्केपिंग राइस ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स। अच्छी बात है कि सांची स्तूप रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स के आंखों में नहीं आया, नहीं तो वो उसको क्या करते, पूरा तरह से खत्म कर देते। थर्ड ऑप्शन, द गुड लक इन एस्केपिंग राइस ऑफ दोज लुकिंग टू फाइंड टू कैरी अवे टू द म्यूजियम्स ऑफ यूरोप। इससे क्या हुआ, सांची स्तूप के जो कुछ अवशेष बचे थे उससे हेल्प हुई कि वो कहाँ गए, वो म्यूजियम में गए यूरोप के। ठीक है, तो 3 भी सही है। द स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंजर्व द स्तूप, गलत। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई कंजर्वेशन के लिए स्टेप नहीं लिया, बाद में जाकर 1986 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया गया। ई द स्टेप टेकन टू डिमार्केट इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये भी पूरी तरीके से गलत पॉइंट है। ठीक है, तो हमने डी ई को एलिमिनेट कर दिया। डी ई कहाँ पे है, एलिमिनेट कर दो, क्या बच गया, ए बी सी ओनली बच गया। क्या ऑप्शन बच गया, ए बी सी बच गया। सभी देख रहे हैं, चलो अब आ जाओ। Who in the following have written in detail about the unique communication about the postal system of the Delhi Sultanate? किसने पोस्टल सिस्टम के बारे में लिखा, दिल्ली सल्तनत में किसने पोस्टल सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, उसने पोस्टल सिस्टम को एक नाम भी दिया है। कौन था वो? अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कौन आया था? अल बरूनी नहीं, अबू रजा समरकंदी नहीं, पीटर मुंडी नहीं, कौन आया था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता पहन के जूता। ठीक है, चलिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है, बहुत फेमस ट्रेवलर है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप जितनी बार पेपर उठाएंगे 3 साल के, तो 3 साल में हमेशा इससे क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसने किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम था? आपको उस किताब का नाम पता होना चाहिए। उस किताब का नाम था किताबुल रहला। किताबुल रहला। ठीक है, किस भाषा में किताब लिखी गई थी? तो अरेबिक भाषा में किताब लिखी गई थी, अरेबिक लैंग्वेज में। क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। और मोरक्को में भी कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को में ये टाइंजर का रहने वाला था। ठीक है, कहा जाता है, ऐसे बताया जाता है कि इसने 30 साल में लगभग 44 कंट्रीज को घूम लिया था। 44 कंट्रीज को 30 साल में विजिट कर लिया था इसने। ठीक है, और क्या बता सकते हैं आपसे, इसीलिए वीडियो हल्का सा लंबा भी बन जाता है। कई सारी चीजें मैं लगता हूँ बताने वीडियो के अंदर ही, मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है तो मैं बता देता हूँ जस्ट। ठीक है, आप भी लिख लिया करो। 1342 में इसको चाइनीज एम्बेसडर के पास भेजा गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको भेजा था चाइनीज एम्बेसडर के पास। ठीक है, कुछ समय काल के लिए भारत में काजी भी रहा, दिल्ली का काजी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का क्या रहा? काजी भी रहा। और एक क्वेश्चन लास्ट में वो वाला जो बताया जाता है, ये वाला ऑप्शन है, पोस्टल सिस्टम के बारे में किसने बताया? तो वेल डिफाइंड तरीके से पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया इब्न बतूता ने। ठीक है, इतनी चीजें इसके बारे में नोट कर लेना। चलो, और देखो बहुत लंबी कहानी है यार, जब मैं वो बताऊंगा ना फॉरेन अकाउंट्स वाला चैप्टर बताऊंगा तो बहुत डिटेल में एकदम आराम से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना लिख लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सूफी वाला चैप्टर किसको किसको पसंद है? देखो, एक क्वेश्चन आ गया सूफी सैंट वाले चैप्टर से। ठीक है, तो सूफी सैंट वाले चैप्टर में एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो थे, जिनको कहा जाता है चिश्ती संप्रदाय। क्या कहा जाता है उनको? चिश्ती संप्रदाय। ठीक, चिश्ती सेक्ट कहा जाता है या चिश्ती संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, हमको मिलान करना है टाइटल्स। ठीक है, वो कौन से सूफी शेख कहलाते थे? चलो मिलान कर लेते हैं। चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है? चिरागे दिल्ली शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता था। शेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली इनका पूरा नाम था। ठीक है, गंजे शकर किसको कहा जाता था? गंजे शकर कहा जाता था शेख फरीउद्दीन को। शेख फरीउद्दीन गंजे शकर पूरा नाम था। क्यों इनका नाम गंजे शकर पड़ा? कहा जाता है इनकी माँ जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, जो कालीन होती है, क्या कहते हैं उसको, दरक, मुझे नाम नहीं आ रहा, कालीन को कुछ कहते हैं, कालीन के नीचे मिश्री छुपा के रखती थी, इसीलिए उसको गंजे शकर कहा जाता था। ठीक है, तो डी को हमने 4 से मिला दिया, डी को 4 से मिला दिया। ठीक है, और हमने सी को 2 से मिला दिया, सी को 2 से मिला दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है,
तो ए का क्या हो जाएगा, सुल्तान उल मसाकिक निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, और गरीब नवाज कौन हो जाएंगे, ख्वाजा म्यूनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। ख्वाजा म्यूनुद्दीन चिश्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख निजामुद्दीन औलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फरीउद्दीन गंजे शकर या फिर बाबा फरीद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में ये शेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली के बारे में दिया है। ये चारों के चारों क्या है, मेन सूफी सेंट है चिश्ती संप्रदाय के। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो सूफी वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी डिटेल में इनके बारे में पढ़ाऊंगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ाऊंगा, इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, इनकी टॉम कहाँ पर है, ये किससे कंटेम्परेरी थे, ठीक है, इनको क्या क्या टाइटल दिया गया, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, आते हैं, तो हम वो भी बताने का काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से एक और क्वेश्चन। अंदाल एक वुमेन थी जो कि अलवर थी, वो क्या थी? तो देखो जहां पे अलवर लिखा हो ना, वहां पे आप विष्णु को मारेंगे, जहां पे अलवर लिखा गया है वहां किसको मारेंगे, विष्णु को मारेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। ठीक है, जहां अलवर लिखा है वहां विष्णु को मारेंगे, और जहां पे नैनाल लिखा है, ठीक है, वहां पे किसको मारेंगे, शैव को मार देंगे। ठीक, तो इसको ऐसे याद मैंने किया था अपने समय में, इसको ए और वी नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया एन और एस। ठीक है, ए और वी एन एस। ठीक है, अच्छा नैनार सूफी संत में कौन थी, आपको नाम याद है क्या? कराइकल थी, कराइकार अमियार नाम था इनका, कराइकाल अमियार, कराइकार आमियार। ठीक है, एनसीईआरटी में इनका नाम लिखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उनका नाम जरूर मिलेगा। कराइकार आमियार किस संप्रदाय से हैं, किसकी पूजा करती हैं, तो वो शिव की पूजा करती हैं। ठीक है, और अंदाल किसकी पूजा करती हैं, अंदाल पूजा करती हैं विष्णु की। ठीक है, इन्होंने विष्णु को कहा है कि विष्णु मेरे प्रेमी हैं। ठीक है, एक टेम्पल है तमिलनाडु में, श्रीरंगनाथ का टेम्पल, उसका नाम है श्रीरंगनाथ टेम्पल। श्रीरंगनाथ टेम्पल के भगवान को कहा है कि श्रीरंगन जो है वो क्या है, मेरे प्रेमी है। किसने बोला है, अंदाल ने बोला है। कराइकार अमियार ने ये कहा है कि ये मेरे पिता समान है, जो शिव हैं। ठीक है, जो शिव हैं वो कौन है, मेरे पिता समान है। ठीक है, चलो कई लोग सोचते होंगे इतना डीप में क्यों बता देता हूं, मैं खुद को कई बार होता है रोक नहीं पाता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं बताने को, लेकिन हमारे पास टाइम उतना नहीं होता है कि सारी चीजें बताएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड लिखे हैं, इस्लामिक वर्ड लिखे हैं, और इसको मिलाना है हमें। ठीक है, चलो मिला देते हैं। सबसे है शहद, क्या नाम है, शहद है। अब शहद का मतलब क्या होता है, शहद का मतलब होता है ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। क्या होता है, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम अ डे। ठीक है, और क्या है, जकात है। जकात का होगा गिविंग एल्म्स, मतलब गरीबों को दान देना। जकात मतलब क्या होता है, गरीबों को दान देना। ठीक है, तो ए का हमने 4 मार दिया, फोर्थ है क्या, नहीं, एक मिनट, हाँ हमने जकात में गिविंग एल्म्स वाला मार दिया। ठीक है, ओके, हमने ऑफरिंग प्रेयर्स वाले में इसको मार दिया। ठीक है, क्या मार दिया हमने, ये मार दिया। शहादत वाले में हमने ये मार दिया। ए का होगा हमारा 2, प्रॉफिट मोहम्मद इज अ मैसेंजर, ए का 2 हो गया। ठीक है, और डी का 3 हो गया। डी का 3 कहाँ है, ये है। ठीक है, ए का 2, डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाद का मतलब होता है फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, तो बी का हो जाएगा 1। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4th। बी का 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4th, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम क्या है, जैसे 5 बार दिन में नमाज को पढ़ना। ठीक है, रमजान के महीने में फास्ट रहना, तौहीद, तौहीद का मतलब क्या होता है, ऑलवेज बिलीव इन द अल्लाह। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जकात होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मैसेंजर है, किसके, अल्लाह के मैसेंजर हैं। ये सारी जितनी भी चीजें हैं। इसके अलावा एक और है कि हर मुसलमान को अपने पैसे से अपनी जिंदगी में एक बार हज यात्रा जाना चाहिए। ये सब क्या है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, हर कोई नहीं बता पाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। चलो आगे बढ़ते हैं। डोमिनिक पेयस कहां से आया था? डोमिनिक पेयस कहां से आया था? चलो जो पहले मुझे आ रहा है मैं वो मान लूं। अब्दुल रजाक समरकंदी कहां से आया था? पर्शिया से आया था। शाहरुख के दरबार से आया था पर्शिया में, ठीक है। अभी राजा का नाम लिखते हैं। एफासिन निकितिन कहां से आया था? रशिया से आया था। एक लौता इंसान जो रशिया से आ गया भारत, और ये रशिया पहुंच भी नहीं पाया। रशिया के जस्ट पहले ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और कौन था? निकोली डे कॉन्टी थे, ठीक है। निकोलो डे कॉन्टी कहां से आए थे? पहले हम 2 मार लेते हैं, ठीक है। तो बी का 3 मार दे रहा है, ठीक है। और क्या बचा? सी का हमने मार दिया 1, ठीक है। तो हमने मिला निकोलो कॉन्टी कहां से आए थे? निकोलो कॉन्टी इटली से आए थे। डोमिनिक पेयस कहां से आए थे? डोमिनिक पेयस आए थे पोर्टुगीज से। ऑप्शन क्या होगा इसका? 4 सही हो जाएगा। कौन किस कंट्री से आया था ये पूछा गया है। चलो जल्दी से मुझे बता दो किसके शासन काल में कौन कौन आया था, जल्दी से बता दो, ठीक है। ये जो 3 नाम है ना, ये तीनों विजयनगर एम्पायर में आए थे। मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। निकोलो दी कॉन्टी देवराय 1 के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजा समरकंदी देवराय 2 के शासनकाल में आया था। डोमिनिक पेयस राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। और ये जो नाम बचा एफांसी निकितिन, एफांसी निकितिन बहमनी एम्पायर में आया था। उस समय बहमनी एम्पायर का शासक था, उसका नाम था महमूद तृतीय, ठीक है। तो महमूद तृतीय शासनकाल में आया था। ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आगे की तैयारी के लिए आप इस वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? 4 है सही। चलो मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? बताते रहिएगा मुझे। अब विजयनगर एम्पायर को 4 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला कौन सा भाग होगा? पहला तो भाई संगम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सलूब आएंगे, ठीक है। उसके बाद टुलू आएंगे, फिर अरेवेडू आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये हो गया 4। तो डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया। डी बी सी ए, डी बी सी ए, 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा। अब जब विजयनगर एम्पायर और चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंपीरियल कैपिटल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो इसमें ये पहला ही चीज दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें तो भाई कोई दिक्कत किसी को होनी ही नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ ये वाला टफ क्वेश्चन पूछा है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या कहा? क्या पूछा है? अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या कहा था? तो चलो देखते हैं क्या कहा था। इसने कहा था 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट है कंस्ट्रक्टेड है, सही है, ठीक है। इसमें जल्दी से देखते हैं। सर्कुलर बैस्टन एंड पिरामिड वे इन द फोर्ट्स, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत है, तो डी वाला हम काट देते हैं, ठीक है। 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट वे कंस्ट्रक्टेड, ये वाला सही है, ठीक है। नो मोर्टार यूज इन द कंस्ट्रक्शन, द स्टोन ब्लॉक वेयर वेज शेप, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट सही है। और द फोर्टिफिकेशन डिड नॉट इंक्लोजर द एग्रीकल्चर ट्रैक्ट, ठीक है। ई वाला भी ऑप्शन गलत ही लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर जो सही है वो क्या है? बी और सी है, मतलब नो मोर्टार वर यूज इन द कंस्ट्रक्शन वाला इसका ऑप्शन सही है। और इसके अलावा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। अब्दुल रजाक समरकंदी के बारे में बात किया गया है। कहां से आया था? पर्सिया से आया था। किसके दरबार से आया था? शाहरुख के दरबार से आया था। सभी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसकी किताब थी, उस किताब से सारी चीज ली गई है, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ठीक है। ये आया, फिर कई सारे मंत्री थे कृष्णदेवराय के काल में, उन्होंने कहा कि ये वहां से नहीं आया है, तो कृष्णदेवराय है उसने भगा दिया। फिर ये पर्शिया गया, शाहरुख के दरबार में गया, उनसे कहा कि अरे वो तो मुझे भगा दिए हैं। तो उन्होंने एक खत लिख के भेजा कृष्णदेवराय को। तो फिर वो खत उन्होंने पढ़ा, तो खत से उनको समझ में आया कृष्णदेवराय को कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये कोई फेक आदमी नहीं है, ये सही में दूत था पर्शिया का जो कि यहाँ पे आया था। बहुत लंबी कहानी है, बहुत डिटेल बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा। तो चलिए, मोस्ट पीसेंट ड्यूरिंग द मुगल रूल इंडिया प्रोड्यूस मिनिमम ऑफ क्रॉप्स, कितने प्रकार के क्रॉप्स पाए जाते थे? तो 2 प्रकार के क्रॉप्स पाए जाते थे, एक राबी क्रॉप था, एक खरीफ क्रॉप था। अब राबी और खरीफ किस सीजन में होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो
रबी खरीफ जैद, अब जो जैद भी होता है पहले नहीं होता था, पहले तो रबी खरीफ होता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल्स अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। इसको अपने टाइमलाइन में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। चलो आगरा किसके काल में रहा, हुमायूं के काल में रहा, सभी जानते हैं। लाहौर किसके काल में रहा, जहांगीर के काल में रहा, ठीक है। किसके काल में कौन सी राजधानी रही है बताना है। शाहजहानाबाद भाई शाहजहां के नाम पे बसाया गया था, सभी को जानते हैं, ठीक है। फतेहपुर सिकरी अकबर ने बसाया था। चलो अब इसी को क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देना। पहले कौन आया, हुमायूं आया, सी हो गया, CADB, CADB ऑप्शन कहां पे है, CADB, देखो हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्या इसमें क्या दिक्कत होगी, सिंपल सा, इतना सिंपल सा भाई। चलो आगे बढ़े, चलिए किताबों के नाम दे रहा है। देखो दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर और मुगल के लिटरेचर दोनों को पढ़ लिया करो, दोनों से हर बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो अकबरनामा किसने लिखी, अबू फजल ने लिखी, सभी जानते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने लिखी, गुलबदन बेगम भाई बहन थी उसकी, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी, बेटी थी, हुमायूं की बेटी थी और बहन थी बाबर की। गुलबदन बेगम ने लिखना स्टार्ट किया। चलो बादशाह नामा किसने लिखा, इसी को पादशाह नामा भी कहा जाता है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा। आलमगीर नामा किसने लिखा, मोहम्मद काजिम ने लिखा, बहुत फेमस इंसान है मोहम्मद काजिम, ठीक है। मासीर आलमगीरी किसने लिखा, आलमगीर नामा किसने लिखा, ठीक है। शाहजहां नामा किसने लिखा, सब कुछ आपको याद होना चाहिए जितनी भी किताबें हैं। चलो मिला दो, ए का 2, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान रखो दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर और मुगल काल का लिटरेचर, दोनों का लिटरेचर आपको जुबानी याद होना चाहिए, कौन किसके में रहा है, ठीक है, किसने कौन सी किताब लिखी है। फैक्चुअल डाटा का बहुत मशहूर क्वेश्चन, हमेशा ही लगभग लगभग पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सुनो, इसमें से कौन सी ऐसी प्रिंसेस थी जो क्वीन एंड प्रिंसेस थी जो कि कंट्रोल करती थी फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, कौन सी प्रिंसेस थी, ठीक है। नूरजहां, जहानारा, रोशन आरा, नादिरा या राजिया बेगम। तो नूरजहां सभी जानते हैं, नूरजहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। जहानारा कौन थी, शाहजहां की बेटी थी, ठीक है, और औरंगजेब की बहन थी, ठीक है। रोशन आरा भी कौन थी, रोशन आरा भी बहन थी, ठीक है, 3 बहन मतलब बेटियां थी उसकी शाहजहां की, जहान आरा, रोशन आरा, जौहर आरा, ठीक है। ये हो गया ABC हो गया। तो ABC कहाँ कहाँ पे है, देखो ABC, ठीक, ABC है और कहीं पे ABC है। रजिया तो होगा नहीं भाई, रजिया को पहले डिलीट मार दो। हाँ तो ABC ऑप्शन है, ABC ये जो वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नादिरा बेगम उतनी प्रभावित औरत नहीं थी, नादिरा बेगम का नाम आप अकबर के काल में सुनेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थी। नादिरा बेगम, रुकैया बेगम, हामिदा बानो बेगम, हाकिज बेगम। चलिए ABC ओनली आंसर है इसका, बहुत सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बाजार ऑफ चांदनी चौक, द थ्रोविंग सेंटर, शाहजहानाबाद डिजाइन बाय, चांदनी चौक को किसने डिजाइन किया है। अगर आप गए हैं दिल्ली तो आप इस जगह पे जरूर गए होंगे, मैं भी गया हूं बहुत बार, मैं दिल्ली कई साल रहा हूं। चांदनी चौक को किसने डिजाइन करने का काम किया, ये कहाँ पे है, शाहजहानाबाद में है। मतलब शाहजहानाबाद में मतलब शाहजहां के काल में हुआ। अच्छा शाहजहां की बेटी का नाम मैंने ऊपर बताया, क्या नाम था, जहानारा बेगम। उसके जो भी काम है ना, आगरा फोर्ट का जो काम है, एक आगरा फोर्ट में काम हुआ है मोती महल में, वो भी उसने करवाया। देखो 2 मोती महल बनवाए हैं उसने, मोती महल आगरा का है, एक मोती महल दिल्ली का है। एक मोती महल जो आगरा वाला है शायद आप चेक कर लेना, वो किसने बनवाने का काम किया, उसको डिजाइन करवाया जहानारा बेगम ने, ठीक है। चलो अकबरनामा किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जल्दी से आंसर बताइए, अकबरनामा किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अकबरनामा लिखी अबू फजल ने, इसको कितने पार्ट्स में किया गया, कितने साल लगे लिखने में, इसमें क्या चीज बताई गई है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। अकबरनामा को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किसने किया, तो मैडम हेनरी बीवरेज ने किया। किसने किया, मैडम हेनरी बीवरेज ने किया। एक किताब आपको याद अगर आ रही हो तो बाबरनामा को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है, और इनके बारे में खास बात यह है कि बाबरनामा को इन्होंने
तुर्की भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। एक और ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन वो तुर्की भाषा से नहीं, वो पर्शियन भाषा से हुआ है, जो जॉन लीडन और विलियम एस्काइन ने किया है। वो पर्शियन से इंग्लिश में हुआ है, लेकिन ये पहली किताब है जो टर्किश से किस में हुई है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। तो बाबरनामा को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है। ठीक है, चलो। लखनऊ को रिप्रेजेंट, लखनऊ वर सेंटर्ड बाय हुम आफ्टर डेथ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह के डेथ के बाद लखनऊ को किसने रिप्रेजेंट किया? सभी जानते हैं, बिल्किस कादिर ने किया। और कौन थी? इनकी माता थी। ठीक है, इनकी माता का नाम तो पता है ना, क्या नाम था इनकी माता का? कई बार मुझे जीनत महल नाम याद आ जाता है। एक मिनट, हाँ, बिल्किस कादिर महल और हजरत महल नाम था, हजरत महल। ठीक है, बाद में इनको कहीं और निष्कासित कर दिया गया था, देश निकाल करके। ठीक, मामूली सा क्वेश्चन। अब ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने कोई बात की थी मिस रूल के बारे में, उससे लिया गया स्टेटमेंट है। अंग्रेज बहादुर एने मुल्क लाए लिन्हो द हॉनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री इन दिस फोक सॉन्ग मुल्क इज रेफर्ड टू। मुल्क किसको कहा गया? कानपुर को, अवध को, झांसी को कि मीरठ को? तो मुल्क कहा गया किसको? अवध को कहा गया। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने लाइन पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज पकड़ कर ले जाते हैं तो कैसे वहां की जो जनता है, अवध की जो जनता है, लखनऊ की जो जनता है, वो रो रही है फूट फूट कर। ये सारी चीजें बताई गई हैं, पढ़िएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको। द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रैंकोइड सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का, फ्रैंकोइड टीम कौन था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज ऑफ द रिवोल्ट एंड म्यूटिनी के बारे में ये कंफर्म करने वाला इंसान था। ये एक सिविल सर्वेंट था, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का। चेक कर लेना, मुझे तो सीतापुर याद आ रहा है। फ्रैंकोइड टाइम कौन था? फ्रैंकोइड सिस्टम। ये क्वेश्चन रिवोल्ट ऑफ 1857 का है, बुक में चेक कर लेना, आप मिल जाएगा, और ये उसका आंसर होगा। चलो, British official who estimated that 3/4 of the adult male population was in the rebellion 1857। क्या कहा है? 3/4, 3/4 मतलब 75% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? वो 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो रिवोल्ट 1857 में सम्मिलित है। कौन है? फॉर्सिथ है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, फॉर्सिथ होगा। आंसर क्या होगा इसका? फॉर्सिथ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द फेमस पेंटर रिलीफ ऑफ लखनऊ, बहुत फेमस पेंटिंग है, इतनी कोई शायद ही पेंटिंग फेमस हुई होगी जितनी ये वाली पेंटिंग है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में बनाई गई है। सेलिब्रेटेड द ब्रिटिश सेवियर्स एंड शो द इंडियन रेबल्स इन द पुअर लाइट। हु इज दिस पेंटर? पेंटर का नाम है थॉमस जोहानस बेकर। पेंटर का क्या नाम है? पेंटर का नाम है थॉमस जोहानस बेकर। ठीक है, आपको ये पेंटिंग एनसीईआरटी मिल जाएगी, बहुत फेमस पेंटिंग है। चलो, देखो, सब्सिडरी अलायंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, इट वाज डिवाइस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1798। पूरी तरीके से गलत, लॉर्ड डलहौजी ने नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली ने लेकर आया इसको। चलो, द ब्रिटिश विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द एलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल। ए काट दो, ए कहाँ कहाँ पे है? जहां जहां ए है वो काट दो जल्दी से। द ब्रिटिश विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द एलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनल। इन द टेरिटरी ऑफ एलाई ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी वाज टू बी स्टेशन। गलत, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं था। ठीक है, सी भी काट दो। सी कहीं है क्या? हाँ, क्या बच गया? ऑप्शन बी और डी बच गया। बी और डी क्या है? सही है। ठीक है, देखो, आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। जब भी आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। सुनिएगा, द ब्रिटिश विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द एलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट। बी सही है। द एलाई कुड इंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। ये भी सही है। द एलाई कुड इंटर इनटू वॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश। चेक, देखो, इतनी सारी चीजें हो गई। आगे बढ़े, चलो। देखो, एलिमिनेशन मेथड वाला भाई मैंने बताया था यार, कई बार बता चुका हूं। चलो, ईयर्स को लगाना है। ये कई बच्चों के लिए मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल को मैं आसान बनाऊंगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया 1853। चलो मेरे साथ याद करो, 1853 लॉटरी कमेटी का संगठन। 1817 में फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस। पहला सेंसस कब हुआ था? मैं अगर गलत नहीं हूं तो 1871 में हुआ था। 1881 में हर 10 साल में होना स्टार्ट हो गया था।
ब्रिटिश सेटअप ट्रेडिंग पोर्ट इन मद्रास कब हुआ था भाई? 1639 1640 में हुआ था। ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली किस ईयर हुआ था? 1911 में हुआ था। लगा दो, ठीक है। क्या होगा? डी पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा। तो डी किस में पहले आया? सबसे पहले यहां आया है, पहले डी फिर बी फिर उसके बाद ए फिर सी फिर ई। यहाँ पे हमने जो ऑप्शन मारा है देख लो, ईयर भी इसको मिला लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मजा तो आ रहा है ना पेपर करने में। गांधी जी के बारे में पता है क्या है कि गांधी जी क्यों एक पॉपुलर लीडर बने? जल्दी से खत्म करते हैं, टाइम बहुत कम हमारे पास है। He live in them सही है, spoke their language सही है, he wore simple धोती सही है, he spent each day working in चरखा ये भी सही है, he do not do manual labor। देखो जिस ऑप्शन में नॉट लिखा रहता है ना, वो ऑप्शन जो होते हैं नॉर्मली गलत होते हैं, ठीक है। नीचे भी पढ़ लिया करो करेक्ट लिखा है कि नॉन करेक्ट लिखा है। आंसर क्या होगा? इसको डी को हटा दो, डी जहां जहां पे है सब जगह से हटा दो। क्या बच गया? ठीक है सॉरी ई कह दो, ई जहां जहां भी है ई हटा दो। क्या बच गया? ए बी सी डी बच गया। ऑप्शन क्या सही होगा इसका? ए सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें गलत होगा? मैं पहले गलत ढूंढता हूं। गांधी जी इनकरेक्ट, कम्युनिकेशन नेशनल मैसेज द मदर टंग, सी गलत है। सी जहां भी सी है काट दो। देखो सी को काट दिया, आंसर अपने आप आ गया। आंसर क्या होगा इसका? ए और बी होगा, ठीक है। मैं पहले गलत पढ़ता हूं कि पहले गलत क्या है, उस गलत वाले स्टेटमेंट को काट देता हूं, बाकी जितने स्टेटमेंट काटता हूं सब वही होता है और एक जो ऑप्शन बचता है वही सही होता है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो किसी और क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन लेकर के, लेकिन यहां पर नहीं, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, तो ये सभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ है 1931 में और पूर्ण स्वराज लाहौर कब हुआ है? 1929 में हुआ। अरे यार याद है कि नहीं याद है? सिंपल ए बी सी डी ई ऑप्शन होगा सही। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। खेड़ा सत्याग्रह, बरदोरी, रॉलेट, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट में, देखो डी लास्ट में है ना, डी को मार दो। अरे यार देखो मेरा आंसर 5 सेकंड में आ रहा है, बिना देखे आ जा रहा है। मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पेपर देखा है, जस्ट मेरा आंसर तो 5 सेकंड में आ जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बरदोई 1928, रोलक 1919, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, चंपारण सत्याग्रह 1917। जल्दी से लिख लेना सारा, आपको रटा होना चाहिए सब कुछ, जैसे मुझे जुबान पे रटी हुई सारी चीजें। चलो शौकत अली कहाँ के थे? शौकत अली मौलाना अली खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। जयप्रकाश नारायण सोशल मेंबर ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। एनी बेसेंट कहाँ से थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी रेटेड थी। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन मार दो। ए का फोर्थ हो गया, सी का 1 हो गया, ए का फोर्थ, सी का 1, ठीक है, और डी का 3। तो डी का 3 मार दिया हमने, डी का 3 हो गया। देखो दोनों ऑप्शन सेम है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, देखो दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। अब देख लो क्या होगा इसका आंसर। चलो ए या 1 या 4 ऑप्शन होगा, दोनों में ऑप्शन सेम है सारे के सारे, ठीक है। अब मेरी कोई गलती नहीं है, वो संघ की गलती है, उस ऑप्शन को कैंसिल कर देगा आंसर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। महात्मा गांधी tried to obtain for the peace and security of tenure and freedom to cultivate the crops of their choice in which of the following movement। किस मूवमेंट में किया था गांधी जी ने? चंपारण सत्याग्रह में किया था। चंपारण सत्याग्रह किस ईयर में हुआ? 1917 में हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग हु ड्राफ्टेड पाकिस्तान रिजोल्यूशन। पाकिस्तान रिजोल्यूशन 1940 में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? सिकंदर हयात खान के द्वारा लाया गया था। अच्छा इसकी प्रस्तुति किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाए, ये तो भाई पूछा है कि लीडर कौन था, अगर पूछा जाए इसकी प्रस्तुति किसने की थी, किसने की थी इसकी प्रस्तुति? फजुल हल्क ने की थी। क्या किसने की थी? फजुल हल्क ने की थी। फजुल हल्क ने एक आर्टिकल निकाला था, ठीक है। उस आर्टिकल का नाम था द मुस्लिम मिस रूल, मतलब द मुस्लिम डिटोरेशन इन द कांग्रेस रूल, ऐसे करके किताब थी, वो भी फजुल हल्क ने निकाला था। किताब या आर्टिकल कुछ था, अब पढ़ लेना। तो प्रस्ताव किसने पेश किया था, ठीक है?
किस ईयर की घटना है? 1940 की घटना है। ठीक, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक मिनट, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ये 40 वाला है, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जो भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आगे भी आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एट द लास्ट जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच।